चाइना, जो कि देखो पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है अपने स्ट्रॉन्ग डिसीजंस के लिए, हाल ही में चीन की सरकार ने एक रूल प्रपोज किया, बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम को लिमिट किया जाए। मतलब कि देखो वो बच्चे जिनकी एज 8 साल से कम है उनको सिर्फ 40 मिनट तक एक दिन में स्मार्टफोन या फिर किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को यूज करने की आज़ादी दी जाए, और वो बच्चे जिनकी एज 9 से 16 साल के बीच में है वो 1 घंटे तक स्मार्टफोन को एक्सेस कर सके, जिनकी एज 17 या 18 साल है वो 2 घंटे तक एक दिन में स्मार्टफोन को एक्सेस कर सके, इससे ज़्यादा नहीं। देखो चीन में बच्चों की स्मार्टफोन की जो एडिक्शन है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इवन इंडिया में भी आपने देखा होगा बच्चों की स्मार्टफोन की जो एडिक्शन है वो कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और ये देखो एक प्रकार से ना बहुत कुछ समाज में तबाह कर रहा है। मतलब इंसान के बीच का जो रिश्ता है ना उसे डिस्ट्रॉय कर रहा है स्मार्टफोन। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर पहले चाय पीने जाते थे, भैया चाय बनाते, उससे पहले जो टाइम होता था ना 5 मिनट जब तक चाय तैयार हो रही होती, आसपास के एस्पायरेंट से आपस में बात होती, चाय वाले से बात होती। लेकिन आजकल क्या होता है, जैसे ही एक भी मिनट लगा अपने आप सबकॉन्शियसली स्मार्टफोन ओपन हो जाता है, कुछ ना कुछ कोई भी पर्सन चेक करना स्टार्ट कर देता है। परिवार के सदस्य आपस में बात नहीं करते, ज़्यादातर लोग स्मार्टफोन में लगे होते हैं। तो इससे जो आत्मीयता है ना, प्यार है, अफेक्शन है इंसान के बीच, वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। फेसबुक पे आप देखोगे इतने सारे दोस्त, व्हाट्सएप पे खूब एक्टिविटी, लेकिन फिजिकली आपस में जब मिलते हैं तो उतनी आत्मीयता नहीं, उतनी अफेक्शन नहीं। एक प्रकार से देखो इंसान जो है ना डिजिटल ज़ोंबी बनता जा रहा है, डिजिटल ज़ोंबी। आप बताइए आपका क्या राय है, क्या चीन की सरकार का इस प्रकार से समाज को सुधारने के लिए इस प्रकार का डिसीजन इंप्लीमेंट करना सही है या गलत है? इंडिया में तो देखो इस प्रकार के डिसीजंस को इंप्लीमेंट करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बताइए आप क्या सोचते हो इस बारे में। नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 8 अगस्त 2023 और स्वागत है आपका एटोवेल डिस्कशन में। आज हिंदू से तो देखो एक आर्टिकल काम का है सुपर कंडक्टिविटी से संबंधित। इंडियन एक्सप्रेस में भी आया था 3-4 दिन पहले ये आर्टिकल, और वैसे पाइपलाइन में था, हम वैसे डिस्कस करने वाले थे, लेकिन आज हिंदू में आ गया तो कंबाइन करके डिस्कस कर लेंगे। साउथ कोरिया के रिसर्चर्स ने दावा किया है कि हमने एक मटेरियल खोज निकाला है जो रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर का काम कर सकता है। अगर ये सच है तो नोबेल प्राइज मिलेगा इन रिसर्चर्स को। बाकी अलग अलग इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। ड्रग ट्रैफिकिंग से संबंधित ये इशू देखो वैसे तो एवरग्रीन है, लेकिन मणिपुर में अभी हाल ही में सुर्खियों में आया कि वहाँ पे जो हिल्स में रहने वाले कुछ लोग हैं वो ओपियम की खेती करते हैं। इसके खिलाफ कार्रवाई करी थी मणिपुर की सरकार ने। ये भी एक विवाद का कारण बना, 2 कम्युनिटीज़ के बीच टेंशंस में, कुकी कम्युनिटी और मेती कम्युनिटी। तो ड्रग ट्रैफिकिंग से संबंधित आर्टिकल जो है हम वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। और एक इशू जो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने एक ऑर्डर में ना हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बता दिया। तो क्या हिंदी हमारे देश की नेशनल लैंग्वेज है? संविधान से संबंधित क्या प्रोविजंस हैं? वो सारी चीज़ें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बताया और उसके बाद तो देखो कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई। तो आज की हमारी डिस्कशन का ये जो पहला टॉपिक है हिंदी पर आधारित है, हिंदी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो बेसिक्स की बात हम पहले करते हैं। हमारे देश में कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है, मतलब कौन सी भाषा के स्पीकर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं? हिंदी के। देश में 57.09% जो स्पीकर्स हैं वो हिंदी के हैं। दूसरे नंबर पे बंगाली लैंग्वेज है। 8.85% देश की जनता जो है वो बंगाली बोलती है। उसके बाद मराठी, उसके बाद तेलुगु, फिर तमिल। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी देखो प्री में पूछ सकती है। तो क्या हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है? आंसर है नो। संविधान में देखो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं किया गया है, किसी भी लैंग्वेज को देश की नेशनल लैंग्वेज नहीं बताया गया है संविधान में। जैसे देखो हमारा नेशनल फूल है, नेशनल एनिमल है, हमारी कोई नेशनल भाषा नहीं है। भाषा का जो इशू है हमारे देश में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। 1960s में इवन दंगे हो गए थे साउथ इंडिया में। उस समय सरकार हिंदी को पूरे देश में लागू करना चाहती थी, तो एंटी हिंदी राइट्स हुए थे, खास करके तमिलनाडु में। तो लैंग्वेज का इशू बहुत बड़ा इशू है। कई सारे देशों का निर्माण हुआ है लैंग्वेज के इशू पर। जैसे इंग्लिश बोलने वालों के लिए अलग से देश
इंग्लैंड, फ्रेंच बोलने वालों के लिए फ्रांस, जर्मन बोलने वालों के लिए जर्मनी। तो अनेकों देशों का निर्माण हुआ है लैंग्वेज के आधार पर। अब बात करते हैं हमारे देश में संविधान में क्या प्रोविजन किया गया है लैंग्वेज से संबंधित। सबसे पहले है आर्टिकल 343। इस आर्टिकल में बोला गया कि यूनियन ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो होगी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। ध्यान से सुनिएगा, हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट ये देश की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। और जो नंबर होंगे वो देवनागरी स्क्रिप्ट वाले नहीं होंगे, नंबर ये वाले होंगे 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से जो लिखे जाते हैं ना, नंबर्स ये वाले। और वैसे हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट ये देश की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। बट देखो, संविधान के लागू होने के बाद, संविधान के लागू होने के 15 साल तक इंग्लिश भी देश की ऑफिशियल लैंग्वेज बनी रहेगी, ऐसा बोला गया था आर्टिकल 343 में। बट देखो, 15 साल तो अभी बीते ही नहीं थे, उससे पहले ही कई सारे राज्यों में इनसिक्योरिटी पैदा हो गई कि हिंदी को अब पूरे देश में ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाएगा, तो विरोध होना स्टार्ट हो गया। तो उससे पहले ही एक एक्ट आ गया था, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। इस एक्ट में यह क्लैरिफाई किया गया कि इंग्लिश को बाद में भी कंटिन्यू किया जा सकता है। 1965 के बाद भी इंग्लिश को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज कंटिन्यू किया जा सकता है। पॉइंट समझ गए ना? शुरू में आर्टिकल 343 में बोला गया था कि संविधान के लागू होने के 15 साल तक सिर्फ इंग्लिश को कंटिन्यू किया जा सकता है एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, बाद में सिर्फ हिंदी रहेगी देश की ऑफिशियल लैंग्वेज। लेकिन जब 15 साल बीतने वाले थे उससे पहले ही अलग अलग राज्यों में विरोध स्टार्ट हो गया कि आप सिर्फ हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करोगे। तो उन राज्यों के कहने पर दबाव में आके सरकार ने ये पार्लियामेंट से एक्ट बनवाया था, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, जिसमें यह बोला गया कि इवन 15 साल बीत जाने के बाद भी, यानी 1965 के बाद भी इंग्लिश को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज कंटिन्यू किया जा सकता है हिंदी के साथ साथ। इसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 346। आर्टिकल नंबर 346, देखो विभिन्न राज्य आपस में किस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेंगे, या फिर कोई राज्य और यूनियन गवर्नमेंट आपस में किस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेंगे, उससे डील करता है ये आर्टिकल 346। यहां पर देखिए, दिस आर्टिकल इज अबाउट द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेट्स एंड बिटवीन स्टेट एंड यूनियन। ये आर्टिकल देखो कहता है ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए ऑथराइज्ड लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाएगा, फॉर एग्जांपल इंग्लिश का। लेकिन अगर देखो दो या दो से अधिक राज्य एग्री करते हैं इस बात पे कि हमारा कम्युनिकेशन हिंदी में होना चाहिए, तो हिंदी भी यूज की जा सकती है। तो यह है आर्टिकल 346 जो डील करता है विभिन्न राज्यों के बीच में कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज इस्तेमाल होगी और एक राज्य और यूनियन के बीच में कौन सी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन होगा। इसके बाद है आर्टिकल 347। ये जो आर्टिकल है ये देखो प्रेसिडेंट को पावर देता है, शक्ति देता है कि आप किसी भी स्टेट में किसी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे रिकॉग्नाइज कर सकते हो। प्रेसिडेंट को पावर देता है, फॉर एग्जांपल हरियाणा में पंजाबी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जा सकता है। लेकिन देखो कंडीशन है, उस राज्य के ज्यादातर लोग ना इस बात से सहमत हो कि हाँ इस लैंग्वेज को हमारे राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए, तभी प्रेसिडेंट फिर उस लैंग्वेज को किसी राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते हैं, पूरे राज्य की या फिर राज्य के किसी पार्ट की। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती हैं। इसके बाद आर्टिकल 351 है। ये जो आर्टिकल है बोलता है कि यूनियन गवर्नमेंट कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है हिंदी लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए, हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेप्स ले सकती है। बोला गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने के लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेप्स लेती भी है हिंदी को प्रमोट करने के लिए। अब देखो हिंदी को ना पूरे देश की नेशनल लैंग्वेज बनाने में ना बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जैसे देखो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, वो हिंदी को काफी ज्यादा प्रमोट करना चाहती है, और इसके देखो फायदे भी हैं। हिंदी छोड़िए, चलो मान लीजिए एक लैंग्वेज है और वो पूरे देश में बोली जाती है, समझी जाती है, वो लैंग्वेज कोई भी हो सकती है। चूंकि हिंदी सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती है, इसीलिए मान के चला जाता है कि हिंदी को ही एक नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए। तो देखो इससे ना देश में ना यूनिटी बढ़ती है, एकजुटता बढ़ती है।
लेकिन ना हिंदी को आप प्रमोट करो, लेकिन दूसरे लोकल लैंग्वेजेस को सेक्रीफाइस करके नहीं। समझ गए? एक सीधा सीधा मैं आपको सॉल्यूशन देता हूं इसका। जब देखो, मान लीजिए कोई बंगाली पर्सन केरल में आता है, कोई बंगाली पर्सन कोलकाता से आता है केरला में, K2K। अब जो बंगाली पर्सन है उसको मलयालम नहीं आती, और जो केरला का पर्सन है उसको बंगाली नहीं आती, दोनों को एक दूसरे की भाषा नहीं आती। तो ऐसी सिचुएशन में, जब दोनों को एक दूसरे की भाषा नहीं आती, ऐसी सिचुएशन में दोनों इंग्लिश का इस्तेमाल करें, इससे अच्छा है कि दोनों हिंदी का इस्तेमाल करें। समझ गए? मतलब जहां देखो आप बोल रहे हो, आप अपनी मदर टंग लैंग्वेज का इस्तेमाल कीजिए, बट जहां पे आपको ना बोलना पड़े मदर टंग लैंग्वेज को छोड़ के किसी दूसरी लैंग्वेज में, तब आप इंग्लिश के बजाय हिंदी का इस्तेमाल कर सकते हो। यह सॉल्यूशन है। मतलब हिंदी को डेवलप किया जाए इंग्लिश के रिप्लेसमेंट में, ना कि किसी लोकल लैंग्वेज के रिप्लेसमेंट में। हिंदी का कोई मुकाबला नहीं होना चाहिए किसी लोकल लैंग्वेज के साथ में। सरकार हिंदी को प्रमोट करे, इसके साथ साथ लोकल लैंग्वेजेस को भी प्रमोट करें। हिंदी बोलने वालों की संख्या इंक्रीज हो तो जो लोकल लैंग्वेज बोल रहे हैं ना, जैसे तमिल, मलयालम, इनको बोलने वाले लोगों की संख्या भी इंक्रीज हो। ऐसा नहीं कि हिंदी बोलने वालों लोगों की संख्या इंक्रीज हो रही है और जो लोकल लैंग्वेज बोलने वाले लोगों की संख्या कम हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर तो हिंदी डोमिनेट कर जाएगी। बट यहां पे ना एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो चीज ये है, सरकार ना हिंदी को इंपोज ना करे। मतलब कोई चीज देखो, ये लैंग्वेज का जो इशू है ना, जैसे मैंने आपको बताया, कल्चर से जुड़ा इशू है, ये इमोशन से जुड़ा इशू है। ऐसी चीजों को ना आप इंपोज नहीं कर सकते। धीरे 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 आप हिंदी को प्रमोट कर सकते हो, लेकिन अगर आप जानबूझ के फोर्स से करोगे, डर दिखा के करोगे कि आपको हिंदी सीखनी ही पड़ेगी, फिर तो लोग बिल्कुल नहीं सीखेंगे। ये तो एथिक्स में भी हम कंसेप्ट पढ़ते हैं कि किसी से देखो डरा के काम नहीं करवाया जा सकता। दिक्कत यही है, कई बार सरकार की तरफ से ना ऐसी स्टेटमेंट्स देखने को मिलती हैं कि इससे लगता है कि हाँ, दिल्ली में बैठी जो सरकार है वो ऑर्डर पास कर रही है, और फिर साउथ इंडिया के स्टेट्स को अच्छा नहीं लगता कि हमारी लैंग्वेज को कोई खत्म करे, फिर लोग वहां पे और ज्यादा नफरत अपने मन में इनकलकेट कर लेते हैं हिंदी के प्रति। ये गलत है। बट देखो, हिंदी को कॉमन लैंग्वेज बनाने में ना कुछ रुकावटें भी हैं। जैसे संविधान के 8वें शेड्यूल में तो 22 लैंग्वेजेस हैं, तो हिंदी ही क्यों? रीजन साफ तौर पे सबसे ज़्यादा स्पीकर्स हैं हिंदी के देश में, तो हिंदी को कॉमन लैंग्वेज बनाना रिलेटिवली आसान है। नेक्स्ट, आर्टिकल 350A ये बोलता है कि प्राइमरी स्टेज में सभी बच्चों को मदर टंग में इंस्ट्रक्शंस दी जाएं। और आर्टिकल 350B ये प्रोविजन करता है एक स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ अपॉइंट किया जाए, इस्टेब्लिश किया जाए, ताकि माइनॉरिटीज़ की आइडेंटिटी को सेफ गार्ड किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, हिंदी को कॉमन लैंग्वेज बनाने से हिंदी बोलने वाले जो लोग हैं वो डोमिनेट करने लगेंगे पूरे देश में, ये भी डर है। डिसएडवांटेज रहेगा उन लोगों को जो हिंदी नहीं बोल पाते फिलहाल, और ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का भी उल्लंघन हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला तब अपनाया गया था जब देश में एंटी हिंदी राइट्स हुए थे। समझ गए? इसके अनुसार 3 लैंग्वेजेस सिखाई जाएंगी, ऐसा प्रोविजन किया गया था। तमिलनाडु ने हालांकि इस 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को नहीं अपनाया था। वहां पे 2 लैंग्वेज फॉर्मूला है। एक पॉइंट ये भी है, ये देखो कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज के अगेंस्ट है। हमारा जो संविधान है वो इंडिया को बोलता है यूनियन ऑफ स्टेट्स वर्किंग विद इन फेडरल फ्रेमवर्क। तो ज़्यादातर राज्यों को ना हमारे देश में लैंग्वेज के आधार पर रिकॉग्नाइज किया गया है। तो एक लैंग्वेज को पूरे भारत की नेशनल लैंग्वेज कैसे बनाया जा सकता है? तो हिंदी को कॉमन लैंग्वेज बनाना ये संविधान के आइडियाज़ के अगेंस्ट हो जाता है। और ये चीज़ देखो सरकार की फंक्शनिंग में भी दिक्कत क्रिएट करेगी अगर हिंदी को एक कॉमन लैंग्वेज बनाया जाता है, क्योंकि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जो हिंदी को नहीं समझते, तो उन्हें हिंदी में फाइल्स पढ़नी पड़ेगी, हिंदी में लिखना पड़ेगा, तो फिर दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स दिए जाते हैं हिंदी को कॉमन लैंग्वेज बनाने के अगेंस्ट। आप बताइए आपकी क्या राय है? क्या हिंदी को देश की नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए या फिर
जो कुछ अभी चल रहा है यही चलता रहे, ज़्यादा टेंशन्स नहीं क्रिएट होनी चाहिए देश में लैंग्वेज के इशू पर, इससे देश टूटता है। जो भी आपकी राय हो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स से संबंधित है। ये देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक से आप इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इंटरेस्टिंग आर्टिकल इसलिए है क्योंकि कुछ दिनों पहले साउथ कोरिया के रिसर्चर्स ने ना ये दावा किया कि हमने रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स को खोज निकाला है। अगर देखो ये सच है, अभी तक इस क्लेम को वैलिडेट नहीं किया जा सका है, लेकिन अगर ये सच है तो मान के चलिए शॉर्ट नोबेल प्राइज है इन रिसर्चर्स के लिए। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, हम बेसिक से शुरुआत करते हैं। सुपर कंडक्टर्स देखो वो मेटल्स या फिर मटेरियल होते हैं जिनमें करंट पास हो जाता है विदाउट एनी रेसिस्टेंस। एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूं। जैसे देखो ये तार है, अब इसमें ना करंट पास होगा। करंट होता क्या है? करंट चार्ज पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। अब जैसे देखो यहां से ये दो, किसी तार में ना दो पॉइंट्स हैं ए और बी। आज महेश का एग्जांपल नहीं लेंगे दो मूवमेंट है ए और बी। अब ए से ना मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन चले, 10 चार्ज पार्टिकल्स चले, जाते जा रहे हैं। धीरे धीरे ना चार्ज पार्टिकल्स कम होते जा रहे हैं, क्योंकि जिस भी मटेरियल की ये तार है ना, वायर है, ये रेसिस्टेंस प्रोड्यूस कर रही है। रेसिस्टेंस की वजह से चार्ज पार्टिकल्स ए पोजीशन पे 10 थे ना, आगे जाते जाते वो कम होते जा रहे हैं वायर के रेसिस्टेंस के कारण। बी पहुंचते पहुंचते पार्टिकल्स रह जाते हैं सिर्फ 5 चार्ज पार्टिकल्स का लॉस हो जाता है। तभी तो आपने देखा होगा जब हम इलेक्ट्रिसिटी भेजते हैं ना वायर्स के माध्यम से, ट्रांसमिशन लाइंस के माध्यम से, पूरी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचती, रास्ते में लॉस हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसे हम ट्रांसमिशन लॉस कहते हैं। वो ट्रांसमिशन लॉस क्यों होता है? वो होता है वायर के रेसिस्टेंस की वजह से। बट देखो अगर सुपर कंडक्टर्स का इस्तेमाल करें ना, मतलब वायर सुपर कंडक्टर से बनी हो, तो फिर वो वायर जीरो रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करेगी। जीरो रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करेगी तो ए पोजीशन से बी पोजीशन पर करंट आएगा ना, तो विदाउट एनी लॉस आ जाएगा। कोई लॉस होगा नहीं, तो कितना ज़्यादा फायदा होगा, पैसों का फायदा होगा, सोच के देखिए, बहुत बड़ी बचत होगी। फिर से आसान भाषा में बताता हूं। सुपर कंडक्टिविटी एक ऐसी स्टेट है जिसमें करंट पास हो जाता है विदाउट एनी रेसिस्टेंस, विद जीरो रेसिस्टेंस। तो सुपर कंडक्टिविटी की स्टेट में लॉस नहीं होता, और वो मटेरियल जिसमें करंट पास हो जाए विद जीरो रेसिस्टेंस, विदाउट एनी रेसिस्टेंस, तो उन मटेरियल को या फिर मेटल को कहा जाता है सुपर कंडक्टर। अब दिक्कत पता क्या है? किसी भी, सबसे पहले ना ये पता लगाया रिसर्चर्स ने कि मरकरी को अगर हम ठंडा कर दें -270 डिग्री सेल्सियस पर, तो मरकरी ना सुपर कंडक्टर बन जाता है। बाद में हालांकि बाकी कुछ मेटल्स और मटेरियल्स का भी पता लग गया, लेकिन सबसे पहले ये मरकरी के बारे में पता लगा था कि मरकरी को अगर ठंडा कर दें -273 डिग्री सेल्सियस पर, तो मरकरी जो है वो सुपर कंडक्टिविटी के फीचर शो करता है, मरकरी सुपर कंडक्टर बन जाता है। यानी उस समय इतना ठंडा करने के बाद मरकरी से आप करंट गुजारोगे तो कोई रेसिस्टेंस नहीं प्रोड्यूस करेगा मरकरी। लेकिन दिक्कत पता क्या है? इतना ठंडा करना बहुत मुश्किल है। टेम्परेचर को -273 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना आपको भी पता है कितना मुश्किल है। तो ना रिसर्चर्स खोज कर रहे हैं कि कोई ऐसा मटेरियल हमें मिल जाए जो रूम टेम्परेचर पर ही सुपर कंडक्टिविटी के फीचर्स शो करे। रूम टेम्परेचर पर ही। रूम टेम्परेचर का मतलब यह नहीं 37 डिग्री सेल्सियस पर। रूम टेम्परेचर का मतलब यह है कि -5 डिग्री सेल्सियस तक कर ले, 60-70 डिग्री सेल्सियस तक कर ले, मतलब इतना जितना साइंटिस्ट आसानी से कर सकें, उतना ठंडा उतना गर्म। यह मतलब है रूम टेम्परेचर का। काफी समय से रिसर्चर्स इस चीज की खोज कर रहे हैं कि रूम टेम्परेचर पे कोई मटेरियल मिल जाए जो सुपर कंडक्टिविटी के फीचर शो करे,
लेकिन मिल नहीं रहा है। तो फर्क पहले आप समझ गए ना, कन्वेंशनल सुपरकंडक्टर और रूम टेम्परेचर सुपरकंडक्टर। कन्वेंशनल सुपरकंडक्टर मतलब वो जैसे जो -273 डिग्री सेल्सियस के आसपास जिन्हें ठंडा करना पड़ता है सुपर कंडक्टिविटी के फीचर शो करने के लिए। रूम टेम्परेचर के सुपरकंडक्टर्स ऐसे सुपरकंडक्टर्स जो उस टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टिविटी के फीचर शो करें जो फिजिबल है साइंटिस्ट के लिए, जैसे -5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, इवन 60-70 डिग्री सेल्सियस, इतना भी साइंटिस्ट मैनेज कर लेते हैं। और अगर 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस पे कोई सुपर कंडक्टिविटी के फीचर शो करता है, उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन एकदम से इतने टेम्परेचर पे कोई मटेरियल सुपर कंडक्टिविटी के फीचर शो करेगा, वो मुश्किल है। तो ना अब क्या हुआ है, ये तो हमने पूरा बेसिक समझ लिया। अब ना जैसे मैंने आपको बताया, साउथ कोरिया के रिसर्चर हैं, उन्होंने बोला कि हमने एक मटेरियल खोज निकाला है LK99, ये रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिविटी के फीचर शो कर रहा है। इन्होंने ना डेटा भी रख दिया, रिसर्चर्स ने डेटा पीयर रिव्यू के लिए रख दिया, मतलब बाकी साइंटिस्ट जांच कर सके हमारा क्लेम, इसके लिए इन्होंने डेटा पब्लिक डोमेन में रख दिया। तो अभी दूसरे साइंटिस्ट ने पूरी तरह से वैलिडेट तो नहीं किया है, लेकिन बिल्कुल इनिशियल डेटा को जो वेरीफाई किया गया है ना, वो कुछ पॉजिटिव रिजल्ट शो कर रहे हैं। डेटा जो है मतलब थोड़ा थोड़ा ऑथेंटिक लग रहा है, शुरुआती जांच से ये पता लगता है। हालांकि देखो दिक्कत पता क्या है, पहले ना बहुत सारे क्लेम आए हैं पास्ट में ना, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, इवन इंडिया के साइंटिस्ट भी, जिन्होंने क्लेम किया था कि हमने ऐसे सुपर कंडक्टर को खोज निकाला है जो रूम टेम्परेचर पे ही सुपर कंडक्टिविटी को शो करेंगे, लेकिन सबके जो दावे हैं ना झूठे साबित हुए हैं। तो ऐसी कोई नई चीज नहीं है कि साउथ कोरिया के रिसर्चर्स का यह दावा सही साबित होगा, क्योंकि पास्ट में बहुत बार धोखा मिल चुका है साइंटिस्ट को। लेकिन अच्छी बात यह है कि साउथ कोरिया के रिसर्चर्स ने ना इस बार खुद ही डेटा पब्लिक के सामने रख दिया है कि आप वेरीफाई कर लीजिए। आमतौर पे साइंटिस्ट ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का नाम देके डेटा पब्लिक के साथ ना शेयर करते नहीं हैं, लेकिन साउथ कोरिया के रिसर्चर्स ने पहले ही डेटा शेयर कर दिया कि आप जांच कर लीजिए, हमारी रिसर्च सही है। तो साइंटिस्ट अभी जांच करने में लगे हुए हैं, लेकिन चैलेंजेस भी हैं, वेरिफिकेशन संबंधित चैलेंजेस हैं। डेटा को वेरीफाई करने के लिए ना बड़े बड़े इक्विपमेंट्स चाहिए, रिसर्च में पैसा लगता है, टाइम लगता है, तो इसलिए थोड़ा समय लगेगा वैलिडेट करने में कि साउथ कोरिया के रिसर्चर्स का डेटा सही है या नहीं है। बट देखो एक चीज ये है, अगर दावा सही साबित होता है ना, LK99 वास्तव में रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर साबित होते हैं, तो मानव जाति के लिए ना ये बहुत बड़ी खोज होगी। इससे बहुत सारी चीज़ों में लॉस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और प्रोडक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया सुपर कंडक्टर्स से संबंधित। इसके बाद देखो अगला जो आर्टिकल है वो ड्रग ट्रैफिकिंग से संबंधित है। तो ये आर्टिकल डिस्कस करते हैं ड्रग ट्रैफिकिंग से संबंधित। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ड्रग ट्रैफिकिंग यानी देखो इलीगल तरीके से दूसरे देशों से ड्रग्स हमारे देश में लेकर आना, ये एक बहुत बड़ा सीरियस इशू है हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए। देखो ड्रग ट्रैफिकिंग की वजह से ना हमारे देश को, समाज को हर तरह की कीमत चुकानी पड़ती है। सोशल कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट और पॉलिटिकल फैब्रिक ऑफ कंट्री जो है वो भी नष्ट हो जाता है। सोशल कॉस्ट, ऐसे ड्रग्स लाए जाते हैं, जैसे पाकिस्तान से ड्रग्स आते हैं इंडिया में ड्रोन के थ्रू। अब बहुत से यूथ एडिक्ट हो जाते हैं उन ड्रग्स के, बाद में उनके पास पैसे नहीं होते ड्रग्स परचेज करने के लिए, तो वो फिर क्राइम करने लगते हैं। उसके बाद बहुत सारी देखो प्रोडक्टिविटी भी खराब हो जाती है। वही यूथ जो आज ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं, अगर नहीं करते तो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते, तो इकोनॉमिक कॉस्ट भी चुकानी पड़ती है। पॉलिटिकल फैब्रिक मतलब अब जैसे देखो जो यूथ ड्रग्स का सेवन करते हैं उन्हें आसानी से भड़काया जा सकता है। जैसे कि आपको इंडिया से अलग होना है, उनका माइंड वॉश आसानी से किया जा सकता है, समझ गए। तो इलीगल ट्रेड जो है ड्रग्स का वो होता रहता है। और अब तो आपको पता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, जैसे डार्कनेट है, डार्क वेब है, मतलब वो वेबसाइट्स जो गूगल सर्चिंग में नहीं आती। टोर जो एक ब्राउज़र है उनके माध्यम से उन वेबसाइट्स को सर्फ किया जा सकता है। मतलब इंटरनेट के गुमनामी के अंधेरे हैं, ऐसा आप बोल सकते हो। डार्कनेट, डार्क वेब,
डार्क नेट में या फिर डार्क वेब में जो वेबसाइट्स होती है ना, वो गूगल सर्च में नहीं आती, तो वहाँ पे सारे काले काम होते हैं, जैसे कि खतरनाक केमिकल्स को बेचना, हथियारों को बेचना, सारे जो इलीगल काम है ना वो होते हैं डार्क वेब पर। तो ड्रग्स भी परचेज किए जाते हैं, बेचे जाते हैं डार्क वेब पर, और ड्रोन्स की सहायता से पाकिस्तान से ड्रग्स भेजे जाते हैं इंडिया में। बहुत सारे मैरीटाइम रूट्स हैं जिनके माध्यम से ड्रग्स भेजे जाते हैं इंडिया में। इंडिया ओपियम की देखो एक बहुत बड़ी मार्केट भी है। यूज़र्स के पर्सपेक्टिव से हम बात करें, बहुत सारे यूज़र्स हैं हमारे देश में जो ओपियम को कंज्यूम करते हैं। एक तो हमारे देश की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है ना। अफ़गानिस्तान में जब से तालिबान का रूल आया है तब से ओपियम की सप्लाई जो है अफ़गानिस्तान से इंडिया में इंक्रीज़ हो गई है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे ओपियम का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कंजप्शन होता है। हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट जाते हैं बहुत सारे, कसोल वगैरह जो जगह फेमस है हिमाचल प्रदेश की, वहाँ पे ड्रग कंजप्शन ज़्यादा होता है। और पंजाब में तो ड्रग प्रॉब्लम इंक्रीज़ हुई है पाकिस्तान की वजह से, ये डेटा कहता है। गुजरात तीसरे नंबर पे आता है हमारे देश में, जहाँ पे ड्रग ओवरडोज की वजह से सबसे ज़्यादा डेथ्स होती हैं। ये थोड़ा सा डेटा भी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अनुसार हमारे देश में अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल सी रूट्स के थ्रू 70% इलीगल ड्रग्स की स्मगलिंग होती है। और ड्रग जो सिंडिकेट हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान में बेस्ड हैं, वो लगातार इंडिया में इलीगल तरीके से ड्रग्स जो है वो भेजते रहते हैं। रीजंस क्या हैं इंडिया में ड्रग ट्रैफिकिंग के? एक तो देखो इंडिया की लोकेशन कैसी है, बीच में पड़ती है। इस साइड है गोल्डन क्रेसेंट, ये चांद का जो निशान है ना, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पे ड्रग्स की प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है, इलीगल सप्लाई यहाँ से होती है ड्रग्स की। और इंडिया के ईस्ट में है गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल में देखो ये सारे देश आते हैं यहाँ पर, जैसे लाओस, कंबोडिया, बर्मा यानी म्यांमार। तो यहाँ से भी नॉर्थ ईस्ट के थ्रू ड्रग्स की सप्लाई होती है। और ये जो बॉर्डर्स हैं ना, काफ़ी पुअरली गार्डेड बॉर्डर्स हैं। जैसे इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर है, जैसी सिक्योरिटी देखो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे है, वैसी सिक्योरिटी इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे नहीं है। तो ड्रग्स को वहाँ से यहाँ पर भेजना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके अलावा अगला पॉइंट ये है, हमारे देश में देखो ड्रग्स की डिमांड भी है, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है। तो रिक्रिएशनल पर्पजेज़ के लिए यानी मज़े के लिए या फिर मेडिसिनल पर्पजेज़ के लिए ड्रग्स की डिमांड ज़्यादा है। कोकीन, मैरिजुआना, इन सब की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है मुंबई, दिल्ली जैसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। नेक्स्ट, हमारे देश में लोगों में अवेयरनेस भी काफ़ी कम है ड्रग्स एब्यूज़ के बारे में। मतलब ड्रग्स का गलत इस्तेमाल होता है। जैसे देखो कोई ड्रग है, वैसे खांसी के लिए है, अब उसका इस्तेमाल होने लगा है नशा करने के लिए, या फिर नींद की दवाई है, मतलब पेन किलर है कोई, उसे नींद की दवाई के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग ज़्यादा लेने लगते हैं ताकि उन्हें टेंशन होती है, लगातार वो सोच सकें। तो ड्रग एब्यूज़ हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके बाद है करप्शन। जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनका देखो ड्रग ट्रैफिकर्स के साथ में ना अलायंस देखने को मिलता है। जैसे कई बार बोलते हैं ना कि पुलिस वालों को पता है कौन ड्रग सप्लाई करता है, कहाँ पे ड्रग बिक रहा है, फिर भी वो कार्रवाई नहीं करते। क्यों? क्योंकि देखो उनको मंथली जाता है, वीकली जाता है, पैसा उनको मिलता रहता है, इस वजह से वो रिश्वत लेके ये सब होने देते हैं। नेक्स्ट है चैलेंजेस क्या क्या है ड्रग ट्रैफिकिंग को रेगुलेट करने में। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होने लगा है। जैसा शुरुआत में मैंने आपको बताया, डार्क नेट और ड्रोन वगैरह का इस्तेमाल होने लगा है ड्रग्स की सप्लाई के लिए। नेक्स्ट चैलेंज ये है, हमारे देश में ना ड्रग एब्यूज़, ड्रग एडिक्शन, इन सबको ना बहुत ज़्यादा स्टिग्मेटाइज कर दिया गया है कि ओहो तुम ड्रग्स लेते हो, मतलब समाज उसे बहुत ज़्यादा घृणा की दृष्टि से देखने लगता है। हमें ना उन्हें विक्टिम के तौर पे देखना चाहिए कि उन्हें हेल्प की आवश्यकता है। तो ड्रग एडिक्टर्स के साथ में स्टिग्मा अटैच होता है, इसलिए वो सोसाइटी में आते ही नहीं है। मतलब आपने देखा होगा अक्सर जो ड्रग एडिक्टर्स हैं उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, बताते भी नहीं है कि उन्हें प्रॉब्लम क्या है। तो इस बारे में अवेयरनेस फैलाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट,
अलग अलग एजेंसीज के बीच में, अलग अलग जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है ना, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो, या फिर अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट की हो, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का अभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट, रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज। अगर देखो किसी की ड्रग्स को छुड़वाना है तो इसके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, बट हमारे देश में ना रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज की बहुत ज़्यादा कमी है। रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज की कमी है, इस वजह से कम लोगों का इलाज हो पाता है जो ड्रग्स छोड़ना चाहते हैं, सभी लोगों को इलाज नहीं मिल पाता। नेक्स्ट, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अब कई बार देखो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज काम करना चाहती हैं, बट ऊपर से पॉलिटिकल लीडर्स आदेश दे देते हैं कि आप मत कीजिए, इसे छोड़ दीजिए। जैसे ही ड्रग की खेप पकड़ी, पॉलिटिशियंस का फ़ोन आ जाता है कि आप इसे छोड़ दीजिए, अपराधियों को छोड़ दीजिए। ये सब चीज़ें बहुत होती हैं। अब क्या होना चाहिए, वे फॉरवर्ड में क्या है? सबसे पहले पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलने चाहिए जनता को एजुकेट करने के लिए कि ड्रग अब्यूज़ से क्या नुकसान है। इसके बाद दूसरी चीज़, सरकार ज़्यादा फंड्स एलोकेट करे ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट और ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर इस्टाब्लिश करवाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ड्रग्स को छोड़ के उनका इलाज हो सके समय रहते। नेक्स्ट, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को मजबूत करने की आवश्यकता है। जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जो ड्रग्स को कंट्रोल करने में लगी हुई हैं, जैसे कि कस्टम डिपार्टमेंट, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो या फिर स्टेट पुलिस, इनको मजबूत करो, इनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले इक्विपमेंट्स दो, ताकि वो बेहतर ढंग से ड्रग्स को पकड़ सकें, ड्रग्स की ट्रैफिकिंग को रोक सकें। नेक्स्ट, गवर्नमेंट को दूसरे देशों के साथ भी ज़्यादा अच्छे से काम करने की आवश्यकता है, खास करके हमारे पड़ोसी देश जहाँ से ड्रग्स की सप्लाई होती है। टाइमली इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन शेयरिंग अगर हो तो ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। नेक्स्ट, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, जैसे कि देखो गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लैक ऑफ एजुकेशन, जहाँ पे ये सब चीज़ें होती है ना, वहाँ पे ड्रग्स का अब्यूज़ ज़्यादा होता है। तो इनको एड्रेस करना इतना आसान नहीं है, बट सरकार इनको जल्द से जल्द एड्रेस करने की कोशिश करे। नेक्स्ट, गवर्नमेंट लॉज और रेगुलेशंस को मजबूत कर सकती हैं, जैसे कि देखो जो ड्रग ट्रैफिकिंग में लगे हुए हैं, अगर वो पकड़े जाते हैं तो सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ज़्यादा से ज़्यादा फाइन लगे, इस प्रकार का प्रोविज़न सरकार कर सकती है। अब एक दो और भी पॉइंट है लास्ट में। कम्युनिटी बेस्ड प्रिवेंशन प्रोग्राम चलाओ, मतलब जैसे ही किसी मोहल्ले में कोई ड्रग वगैरह लेता है तो लोकल कम्युनिटी का साथ लिया जाए अथॉरिटीज़ के द्वारा उस पर्सन को रोकने के लिए कि वो ड्रग का सेवन ना करे। जैसे अगर देखो आपके आस पड़ोस में कोई ड्रग का सेवन करता है तो आपके पूरे मोहल्ले को पता है कि वो ऐसा करता है, तो आपका मोहल्ला जो है वो आगे आ सकता है उस पर्सन को रोकने के लिए कि आप ऐसा मत कीजिए। नेक्स्ट, बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया जाए ताकि सर्विलेंस इंक्रीज हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, ड्रोन वगैरह के माध्यम से जो ड्रग्स की सप्लाई होती है वो ना हो। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए वे फॉरवर्ड में। तो ये पूरा आर्टिकल डिस्कस किया ड्रग ट्रैफिकिंग से संबंधित। ये क्वेश्चंस हैं जो आज आपको अटेम्प्ट करने हैं, आज के आर्टिकल्स के आधार पर ये क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस के आंसर्स जरूर लिखिए। देखो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन देना बंद कर दिया था, एडिटोरियल में बोलना बंद कर दिया था, अदरवाइज आप pwonlyis.com पे जाके क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो, लेकिन आगे से रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चंस वीडियो में भी दिए जाएंगे ताकि आप इनको लिख सको। इसके बाद आज की एथिकल टर्म है परसिवियरेंस। परसिवियरेंस का क्या मतलब होता है? देखो आप यूपीएससी एस्पायरेंट हो और तैयारी के दौरान आप ना अनेकों चैलेंजेस को फेस करते हो, फाइनेंशियल चैलेंज, फैमिली चैलेंज, मतलब मेंटल चैलेंज, प्रिपरेशन संबंधित चैलेंज, हर प्रकार के चैलेंजेस को आप फेस करते हो, लेकिन फिर भी आप अपने गोल को अचीव करने की दिशा में आगे बढ़ते रहते हो। कई बार ऐसा भी होता है मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आते हैं, कई बार डिमोटिवेशन भी फील होता है, कई बार ऐसा भी होता है जो वेटरन्स हैं उनका प्री नहीं क्लियर हुआ, मेंस नहीं क्लियर हुआ, कई बार इंटरव्यू में रह गए, अनेकों तरह के सेटबैक्स या ऑब्स्टेकल्स का सामना आप करते हो, लेकिन बावजूद इसके इन सभी ऑब्स्टेकल्स को पार करके पूरे डिटर्मिनेशन और परसिस्टेंस के साथ आप आगे बढ़ते रहते हो। यही परसिवियरेंस है। देखो लाइफ में किसी भी फील्ड में अगर कोई पर्सन परसिवियरेंस को शो करता है ना,
तो अंत में उसे सफलता जरूर मिलती है, चाहे बेशक किसी फॉर्म में मिले। सिविल सर्विसेज के कंटेक्स्ट में इसे देखें, सिविल सर्वेंट भी देखो किसी गोल को अचीव करने के लिए अनेकों चैलेंजेस फेस करता है, बट उस सिविल सर्वेंट में अगर परजिवरेंस की वैल्यू है ना, तो फिर वो अपना गोल अचीव करके ही मानता है, डरता नहीं है इन ऑब्स्टेकल से, डिफिकल्टीज से। जिसके पास परजिवरेंस की वैल्यू नहीं है, थोड़े से चैलेंज आएंगे वो घबरा जाएगा, वो अपना काम बीच में छोड़ देगा। थॉमस एडिसन का जबरदस्त एग्जाम्पल है। 1000 बार फेल हुए थॉमस एडिसन, लेकिन अंत में बल्ब का निर्माण करके ही माने। आप लास्ट में 7 अगस्त की समरी देख लीजिए, कल कौन कौन से आर्टिकल हमने डिस्कस किए। जन विश्वास अमेंडमेंट बिल हमने डिस्कस किया। 42 लॉज हैं जिनमें 180 ऑफेंस हैं, माइनर ऑफेंस, लेकिन सजा का प्रावधान था वो खत्म कर दिया गया है। लेकिन इसका क्रिटिसिज्म भी काफ़ी हो रहा है, जैसे कई सारे लॉज तो इररिलेवेंट हो चुके हैं पूरी तरह से, जैसे डिमोनेटाइजेशन संबंधित एक्ट है। और एक जो क्रिटिसिज्म हो रहा है वो ये हो रहा है, डेटरेंस क्रिएट नहीं होगा। कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं, सोच समझ के उनको डीक्रिमिनलाइज करना चाहिए था। और देखो, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का प्रोविजन किया गया है सरकार के द्वारा, सजा का प्रावधान हटा के जो ब्यूरोक्रेट होंगे वही एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का काम करेंगे, मतलब ये तय करेंगे फाइन कितना लगेगा। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के अगेंस्ट है। सरकार ही किसी पर्सन को अपराधी ठहरा रही है कि आपने गलत काम किया है, और सरकार ही सजा दे रही है, तो सरकार अपने केस में जज का कैसे काम कर सकती है? तो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के अगेंस्ट है। इसके बाद हमने आर्टिकल डिस्कस किया, सरकार ने जो कंप्यूटर बैन का फैसला लिया है, ये देखो प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी सरकार फिर से अपना रही है। विदेशों से कंप्यूटर अगर आपको परचेज करना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस राज मुश्किल से गया था, बट अब सरकार उसी तरफ फिर से चलने का प्रयास कर रही है। ये गलत है। सरकार ने अच्छा खासा काम किया है इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए, कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम किया है और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चलाई है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया अच्छा हुआ है। बट इन फैसलों से ना इन्वेस्टर्स का जो भरोसा है इंडिया में डगमगाता है, ये सरकार को नहीं करना चाहिए था। फिर ग्राउंड वाटर से संबंधित आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। शुगर का प्रोडक्शन इंडिया में इंक्रीज हो रहा है, लेकिन खुश होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल हो रहा है। और WTO में भी केस इंडिया हार गया। ऑस्ट्रेलिया, ग्वाटेमाला जैसे देशों ने इंडिया पे आरोप लगाया था कि आप किसानों को सब्सिडी दे रहे हो एक्सपोर्ट में। तो अब इंडिया क्या करेगा, इथेनॉल को प्रोड्यूस करने में यूज करेगा शुगर को। इथेनॉल से काफ़ी सारे फायदे हैं। इथेनॉल को पेट्रोल में अगर ब्लेंड करते हैं तो उस पेट्रोल से एक तो एमिशन कम होता है, इंपोर्ट पे हमारी डिपेंडेंसी खत्म होती है, इसलिए सरकार ने इथेनॉल के लिए GST भी कम कर दिया है। वैसे देखो, सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को ये इंश्योर करना चाहिए कि गन्ने के बजाय जो दूसरी फसलें हैं ना, उनके लिए भी किसानों को इक्वल इंसेंटिव मिले ताकि किसान दूसरी फसलें भी उगाएं। इसके साथ साथ ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए और रेन वाटर को कंजर्व करने के प्रयास होने चाहिए। इससे हम ग्राउंड वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। जो हमारा सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है ना, वो रिसर्च करता तो है, उतनी अच्छी नहीं करता, वो भी ज़्यादा रिसर्च करे। इस तरफ भी सरकार को प्रयास करने चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल, ये थी हमारी आज की समरी। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।